चलिए अब ध्यान दीजिए। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। और पहला चैप्टर बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन याद हो गया? सबको याद हो गया है ना? ध्यान रखिए दोस्तों, तैयारी अभी से 100% होनी चाहिए। चैप्टर खत्म होते जा रहा है, क्वेश्चन याद नहीं करते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो पिछले कल के क्लास में हम लोग प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़े और कुल मिलाकर 8 प्रकार के ऊतकों का हम विशेष चर्चा किए। कुछ और ऊतक जो पौधों को सुरक्षा देने का काम करती है, उनके बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया था। आशा करते हैं कि आप हर एक टिश्यू को समझे होंगे। रोशन सर का क्लास है, इसके बाद है, ठीक है? क्लास में दिक्कत नहीं होता है, कभी हम पहले आ जाते हैं, कभी वो पहले आ जाते हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ना है। किसी चीज़ को ना पढ़ने से रिजल्ट तो होगा नहीं, तो सबको पढ़ना है, सबको कंप्लीट पढ़ना है। इकोनॉमी को लेकर बहुत लोग गंभीर है, पहले दूसरा चैप्टर समाप्त तो होने दीजिए है, ठीक है? सब कुछ पढ़ेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, और एक बार सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। और कोई अभी हड़बड़ी नहीं है, बहाली भी अभी नहीं आई है, इलेक्शन के बाद ही आएगी, ठीक है? तो अभी हड़बड़ाना नहीं है, और कोशिश रखना कि जो हो गया है वो कंप्लीटली याद करते जाए। आज हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जंतु, जिसमें हमारा फोकस किस पर रहेगा? मानव पर। हालांकि सभी जंतु में एक ही प्रकार के ऊतक होते हैं एवं सभी जंतु के ऊतक समान कार्य ही करते हैं, यानी जो ऊतक का काम मानव के शरीर में है वही ऊतक गाय भैंस के शरीर में रहकर वही कार्य करेंगे। तो इस पृथ्वी पर जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं उनमें कुछ को छोड़कर सभी में एक ही तरह के ऊतक पाए जाते हैं, जैसे सभी पौधे में एक ही तरह के ऊतक पाए जाते थे। लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस मानव शरीर है, तो हम मानव शरीर को फोकस करके इन ऊतकों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो जंतु के ऊतकों का बंटवारा जो जीव वैज्ञानिकों ने किया है वो कार्य के आधार पर किया है। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। जंतुओं के ऊतकों का बंटवारा किस आधार पर हुआ है? कार्य के आधार पर। पौधों के ऊतकों का बंटवारा विभाजन क्षमता के आधार पर हुआ था। पौधे का ऊतक का बंटवारा विभाजन क्षमता के आधार पर हुआ था। जिन ऊतक के कोशिकाएं विभाजित हो सकती थी वो विभाजोत्की था, और जिनका नहीं हो सकता था वो अस्थाई था। लेकिन उस तरह का बंटवारा जंतु के ऊतकों के साथ जीव वैज्ञानिकों ने नहीं किए हैं। उन्होंने जंतु के ऊतकों को किस आधार पर बांटे हैं? कार्य के आधार पर बांटे। और कार्य के आधार पर जंतुओं के शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इपिथीलियम यानी उपकला ऊतक, दूसरा कोनेक्टिव
यानी संयोजी ऊतक, तीसरा मस्कुलर पेशी या मांसपेशी ऊतक, और चौथा नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक। बहुकोशिकीय जंतु के ऊतकों को किस आधार पर बांटा गया है? कार्य के आधार पर बांटा गया है। और कार्य के आधार पर जंतुओं के शरीर, जैसे मानव के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक? 4 प्रकार के ऊतक। तो मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं और अन्य सभी जंतु में भी 4 ही प्रकार के ऊतक होते हैं। और ये 4 प्रकार के ऊतक जो बंटवारा हुआ है किस आधार पर हुआ है? कार्य के आधार पर हुआ है। अब अगर कार्य के आधार पर 4 प्रकार के ऊतक हैं तो निश्चित ही इन चारों ऊतक के कार्य एक समान नहीं होंगे। कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया तो चारों के अलग अलग कार्य होंगे, तब न वो अलग अलग ऊतक है। तो निश्चित ही चारों ऊतकों के कार्य एक दूसरे से क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब चूंकि यह ऊतक कार्य के आधार पर बांटा गया है तो हम मोटा मोटी इन ऊतकों के कार्यों को बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार पूर्वक, तब हम एक एक ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। उपकला ऊतक जो है इसका काम है अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। उपकला ऊतक यानी इपिथीलियम ऊतक का, या इपिथीलियल भी कहा जाता है, IAL भी लिखा जाता है, IUM लिखिए या IAL लिखिए, बात बराबर है। तो इपिथीलियम या उपकला ऊतक का मुख्य काम है अंगों को क्या देना? सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा देने का काम यह ऊतक करता है। और निश्चित रूप से अगर कोई ऊतक सुरक्षा देने का काम करता है तो उस ऊतक को अंग के अगले भाग में रहना पड़ेगा। इसीलिए मानव शरीर में जितने भी अंग है ना, उसका ऊपरी परत को कौन तैयार करता है? उपकला ऊतक तैयार करता है। यह ऊतक सभी अंगों के ऊपरी भाग में रहते, क्योंकि ऊपरी भाग में रहेगा तब ना बाहरी चीजों से सुरक्षा देगा। दूसरा ऊतक है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम है कोनेक्ट, यानी यह ऊतक भिन्न भिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते। जंतु के शरीर में जितने भी ऊतक हैं, जितने भी अंग हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए। छोटी आंतें, बड़ी आंतें, तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि क्या है? जुड़े हुए। और ऐसा केवल छोटी आंत बड़ी आंत के साथ नहीं, हर अंग अन्य अंगों से क्या है? जुड़ा हुआ है। यही कारण है, आप देखे होंगे जब कभी पेट खराब होता है तो पैर में भी दर्द होने लगता है, माथा भी दर्द करने लगता है। लीवर खराब होता है तो उसका असर किडनी पर भी पड़ने लगता है, उसका असर जो है आंत पर भी पड़ने लगता है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है किडनी खराब हुआ तो लीवर मस्त है, कोई मतलब नहीं है खराब हो जाए किडनी, हमको क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। एक अंग अगर खराब होगा ना तो उसका असर अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। हर अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? भिन्न भिन्न ऊतकों को भी जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। इसे हम मांसपेशी भी कहते हैं। यह ऊतक का काम है जंतु के शरीर को गति प्रदान करना। जंतु जो गति कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाता है, अर्थात चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, वो किस ऊतक के कारण? पेशी ऊतक के कारण। पेशी ऊतक जंतुओं को प्रचलन कराने में अथवा चलने फिरने में मदद करता है। और पेशी ऊतक का एक खास विशेषता होती है कि यह ऊतक फैल सकता है और
सिकुड़ सकता है, फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। जैसे ये हमारा हाथ है, इसको मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं कि मांसपेशी अर्थात पेशी जो है वो फैल सकता है, फिर सिकुड़ सकता है। अगर मांसपेशी ऊतक में या पेशी ऊतक में फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद नहीं रहता, यकीन मानिए हम हाथ में मूवमेंट नहीं करा पाते, हम पैर में मूवमेंट नहीं करा पाते। मांसपेशी में अगर सिकुड़ने और मुड़ने की क्षमता नहीं रहता तो फिर हमारे हाथों में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो पाता, हमारे गला में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो पाता। भिन्न भिन्न अंग में मूवमेंट के द्वारा, भिन्न भिन्न अंगों में प्रचलन के द्वारा जो जंतु गति कर पाते हैं, उसमें प्रमुख योगदान किसका है? पेशी ऊतक का है। और चौथा है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। हमारे जितने भी अंग हैं ना, उन अंगों को मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करवाता है कौन? तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये अंगों के सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाता है और मस्तिष्क के द्वारा लिए जाने वाले एक्शन को अंगों तक लाता। यानी अंगों के सूचनाओं को कहां ले जाता है? मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उस सूचनाओं का विश्लेषण करके उचित कदम उठाते हैं। मस्तिष्क जो कदम उठाता है वह आदेश लेकर अंगों तक पहुंचाता है कौन ऊतक? नर्वस टिश्यू। अर्थात यह ऊतक अंगों की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाते हैं और मस्तिष्क के एक्शन को अंगों तक लाते। उदाहरण के लिए जब कोई हमें सुई चुभाता है उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसा किसके बदौलत हुआ है? नर्वस टिश्यू के बदौलत हुआ है। जैसे सुई चुभी, वहां का नर्वस ऊतक तुरंत अपने कोशिकाओं के माध्यम से सूचना किसको पहुंचा दिया? मस्तिष्क को कि कोई सुई चुभा रहा है यहां पर। तुरंत मस्तिष्क एक्शन में आता है कि अब क्या किया जाए, दूसरे हाथ को मारने का आदेश दिया जाए या फिर इसी हाथ को वहां से खींच लिया जाए। मस्तिष्क शरीर के क्षमताओं के अनुरूप एक्शन लेता है और एक्शन को भी अंगों तक लाता है कौन? अर्थात अंगों की संवेदनाओं मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के निर्णय अंगों तक लाने का कार्य करता है कौन ऊतक? नर्वस टिश्यू। तो जंतु अथवा मानव के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक हैं? 4 प्रकार के ऊतक है। इन ऊतकों का बंटवारा किस आधार पर हुआ है? कार्य के आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? कार्य के आधार पर हुआ है। इपिथीलियम ऊतक का काम है अंगों को सुरक्षा देना, कनेक्टिव का काम है अंगों को जोड़ना, मस्कुलर का काम है गति प्रदान करना, नर्वस का काम है संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। क्लियर हो गया? मोटा मोटी जो कार्य है जिसके आधार पर बंटवारा हुआ है, क्या उन कार्य को आप समझ गए? मानव शरीर के कौन से ऊतक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? मानव शरीर का कौन ऊतक भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। संवेदनाओं का चालन या मस्तिष्क तक संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? क्लियर हो गया? समझ गए? आइए अब एक एक करके इन ऊतकों को विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं। इपिथीलियम या कभी कभी इसे इपिथीलियल भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। यह ऊतक कहां पाया जाता है? यह ऊतक
सभी अंगों के ऊपरी तथा भीतरी स्तर का निर्माण करता है। ऊपरी तथा भीतरी स्तर का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों किडनी है, जैसे किडनी की आकृति कुछ इस तरह की होती है। मानव की किडनी की आकृति कुछ इस तरह यानी सेम के बीच के समान होती। अब यह जो किडनी है निश्चित ही इसका ऊपरी लेयर जो है यह कौन ऊतक बनाएगा? एपिथेलियम। और इसका जो भीतरी लेयर है यह भी कौन बनाएगा? ऊपरी लेयर बनाएगा ताकि यह बाहरी आघातों से बचा रहे। अब भीतरी लेयर बना रहा था कि यह अंदर से भी मजबूत बना रहे कि अगर बाह्य आघात कुछ हो भी गया तो ये उसको क्या कर सके, झेल सके। मानव शरीर के हर अंगों के ऊपरी भाग किस ऊतक से बने होते हैं? मानव अंग का भीतरी स्तर भी किस ऊतक के बने होते हैं? और यह ऊतक भीतरी तथा आंतरिक स्तर को जो निर्माण करता है तो इसका काम है मुख्य रूप से अंगों को क्या प्रदान करना? अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। किससे सुरक्षा प्रदान करना? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ये एपिथेलियल ऊतक। जितने भी अंग हैं सबका ऊपरी लेयर कौन ऊतक तैयार करता है? जितने भी अंग है उसका भीतरी लेयर कौन तैयार करता है? एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिए कि इस ऊतक का काम है मुख्य रूप से क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे मजबूत बने रहना चाहिए और मजबूत बने रहने के लिए ऊतक में ढेर सारे कोशिकाओं का होना चाहिए। तो यह जो ऊतक है इस ऊतक में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। अंतरा कोशिकीय स्थान समझ गए? ऊतक, किसी भी ऊतक में कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। और अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होने के कारण कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं इन ऊतक में और कोशिकाएं ज्यादा होने के कारण ही यह अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के योग्य बन पाता है। अगर कोशिका के बीच आंतरिक स्थान होता तो चोट जो है उसके बीच से अंगों को क्षति पहुंचा देता, नहीं पहुंचा देता? क्लियर हुआ? ये एपिथेलियम ऊतक के बारे में मैं 3 प्रमुख बात किया। ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी अंगों के ऊपरी तथा भीतरी स्तर का क्या करता है? निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां आपको एक कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको दूर कर लीजिए। आप जानते हैं कि कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। और समान आकार के कोशिकाएं मिलकर ही क्या बनाते हैं? ऊतक। समान कार्य करने वाले कोशिकाएं मिलकर ही क्या बनाते हैं? ऊतक। यानी एक ऊतक का निर्माण हो इसके लिए उनमें उपस्थित ऊतकों का आकार एवं कार्य क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन अंगों का निर्माण ऊतक से होता है और एक अंग का निर्माण भिन्न भिन्न ऊतकों से होता है, समान ऊतकों से नहीं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और एक अंग तंत्र में भी भिन्न भिन्न तरह के अंग होते हैं। समान अंग
नहीं होते हैं। अब फिर अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है? शरीर। शरीर में भी भिन्न भिन्न अंग तंत्र होते हैं, एक समान अंग तंत्र नहीं होते हैं। तो समान कार्य एवं समान आकार की कोशिका मिलकर उत्तक बनाया, लेकिन उसके बाद भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न कार्य करने वाले उत्तक मिलकर अंग बनाया, भिन्न भिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र बनाया, अब भिन्न भिन्न अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण किया। तो एक अंग में एक तरह के उत्तक नहीं होते हैं, बल्कि एक अंग में कई तरह के उत्तक होते हैं और उसके अलग अलग कार्य भी होते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एपिथेलियम उत्तक सभी अंगों के ऊपरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करता है। यह उत्तक मुख्य रूप से अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से, और सुरक्षा प्रदान करने के कारण इस अंग में इस उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एपिथेलियम उत्तक केवल अंगों को सुरक्षा देने का ही नहीं, बल्कि अन्य और कई काम करने में अंगों को मदद करते हैं। इस उत्तक के अन्य कार्य क्या है? विसरण में मदद करना। किसमें? विसरण में, डिफ्यूजन में। इस उत्तक का अन्य काम है अवशोषण में मदद करना। किसमें? अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में मदद करना। इस उत्तक का अन्य काम है श्रवण में मदद करना। किसमें? यानी सेक्रेशन में मदद करना। किसमें मदद करना? यानी अंगों को विसरण कराने में भी मदद कौन उत्तक करता है? एपिथेलियम। अंगों को किसी पदार्थ को अवशोषित करना है तो अवशोषण में भी मदद कौन करेगा? अंगों को कोई पदार्थ बनाकर अपने से बाहर निकालना है, उसमें भी मदद कौन करेगा? एपिथेलियम। अब आप समझिए कि एपिथेलियम किसी अंग के ऊपरी भाग में ही न रहते हैं। अगर एपिथेलियम कहेगा, कह दिया कि नहीं अवशोषण तुम नहीं करेगा, अंग अवशोषण कर पाएगा? आए? क्योंकि ऊपर में ही है। जैसे अंग अवशोषण करना चालू करेगा, एपिथेलियम का मन नहीं होगा कि नहीं बंद, अवशोषण बंद, ऊपर में ही है। तो कोई भी अंग अगर बाहरी पदार्थ का अवशोषण करेगा तो वह ऊपरी भाग से ही करेगा। कोई अंग किसी पदार्थ को बनाकर अपने से सेक्रेशन करेगा तो उसके बाहरी परत से ही वो निकलेगा। कोई अंग विसरण करेगा तो वो बाहरी परत से ही विसरण कर पाएगा। और बाहरी परत कौन उत्तक तैयार करता है? एपिथेलियम। इसीलिए अंग एपिथेलियम उत्तक के मदद से क्या करते हैं? अंग एपिथेलियम उत्तक के मदद से क्या करते हैं? अंग एपिथेलियम उत्तक के मदद से क्या करते हैं? आप पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ग्रंथि हार्मोन बनाकर उसका सेक्रेशन करती है। तो उस ग्रंथि के भीतरी अस्तर भी एपिथेलियम से बना होता है, जिससे ग्रंथि अपने से होकर हार्मोन को निकाल पाता है। आप ये पढ़े होंगे छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, तो छोटी आंत का भीतरी लेयर एपिथेलियम से बना होता है और वहीं उसे अवशोषण कराने में सहायता करता है। तो एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है अंगों को, लेकिन इसके अतिरिक्त यह उत्तक अंगों को विसरण कराने में सहायता करता है। यह उत्तक अंगों को अवशोषण कराने में सहायता करता है। यह उत्तक अंगों को सेक्रेशन कराने में सहायता करता है। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? किसी भी अंग के बाहरी एवं भीतरी परत किस उत्तक के बने होते हैं? एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। किस उत्तक का मुख्य काम सुरक्षा देना है? एपिथेलियम। किस उत्तक में अंतराकोश के स्थान बिल्कुल भी नहीं है? एपिथेलियम। कौन सा उत्तक अंगों को विसरण कराने में मदद करता है? एपिथेलियम।
कौन सा ऊतक अंगों को अवशोषण कराने में मदद करता है? इपिथीलियम। कौन सा ऊतक अंगों को सेक्रेट कराने में मदद करता है? इपिथीलियम। लेकिन मानव शरीर में जितने भी इपिथीलियम है उनके कोशिकाएं एक जैसे नहीं है। अर्थात किडनी के ऊपर का जो इपिथीलियम है उसका कोशिका कुछ अलग तरीके का है। छोटी आंत के भीतरी स्तर पर जो इपिथीलियम है उसका कोशिका का आकार कुछ अलग प्रकार का है। तो भिन्न भिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी परत जो इपिथीलियम तैयार करता है, तो भिन्न भिन्न अंग के इपिथीलियम ऊतकों के कोशिका एक जैसे नहीं है। तो कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, कोशिकाओं के आकार के आधार पर पुनः इपिथीलियम ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। इपिथीलियम ऊतक को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आइए अब उस 4 अलग अलग प्रकार के इपिथीलियम ऊतकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये क्या है, एक ऊतक में तो एक ही प्रकार का कोशिका होनी चाहिए, तो फिर इसमें अलग अलग प्रकार का कोशिका है तो ये ऊतक कैसे हो गया? तो अलग अलग प्रकार का कोशिका है इसलिए अब इसे हम अलग अलग ऊतक में बांट देंगे। चूंकि बंटवारा तो कार्य के आधार पर हुआ है तो सबका कार्य एक जैसा है तो सबको सम्मिलित रूप से इपिथीलियम कहा जाता है। लेकिन पुनः इसको जो बांटा गया है 4 भागों में, तो वो 4 जो ऊतक अब पढ़िएगा उन सब में एक ही प्रकार का कोशिका होगा। तो कोशिकाओं के आकार एवं आकृति के आधार पर पुनः इपिथीलियम ऊतकों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एस्क्वेमस, एस्क्वेमस इपिथीलियम। एस्क्वेमस इपिथीलियम, हिंदी में इसे कहते हैं सल्की उपकला। सल्की उपकला, एस्क्वेमस इपिथीलियम। एस्क्वेमस इपिथीलियम या सल्की उपकला ऊतक को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनके कोशिकाएं ठीक उसी तरह के दिखाई देते हैं जिस तरह दीवार में ईंट लगे दिखाई देते हैं। आप बिना प्लास्टर किए हुए दीवार को देखे हैं, उसमें ईंट किस तरह लगे होते हैं? सेम टू सेम उसी तरह की कोशिका होती है। किसमें? इस ऊतक को अगर आप देखेगा तो इस तरह इस ऊतक के कोशिकाएं जो होती है वह दीवार में लगे ईंटों के भांति ही दिखाई देती है। दीवार में लगे ईंटों के भांति ही दिखाई देती है, कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा ऊतक है और ये ऊतक की क्या है? कोशिका है। यह ऊतक की क्या है? कोशिका है। तो इस एस्क्वेमस ऊतक का और कोशिका का केंद्रक, ये क्या हो गया? कोशिका का केंद्रक। केंद्रक भी एकदम लंबा लंबा चपटा चपटा होता है इस ऊतक के कोशिका में। ठीक है, लंबा लंबा चपटा चपटा होता है इस ऊतक के कोशिका का केंद्रक। क्लियर हो गया? तो सल्की उपकला ऊतक को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनके कोशिका दीवार में लगे ईंटों के समान व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं और उसके केंद्रक लंबे लंबे और चपटे चपटे दिखाई पड़ते। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? हाँ, याद होते जाना चाहिए। ये नहीं समझ रहे हैं? देख लिए कोशिका। तो सल्की उपकला ऊतक, और यह ऊतक मानव शरीर के सबसे बड़े अंग कौन है?
त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग कौन है? त्वचा है। ध्यान दीजिए, जो त्वचा है हमारा पूरे शरीर के बाहरी परत पर, ये सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग है। त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कोई भी अंग को अगर चोट लगेगा तो सबसे पहला चोट कौन झेलेगा? त्वचा झेलेगा। इसलिए सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग त्वचा है और सबसे बड़ा अंग भी त्वचा है। और इस त्वचा अगर सुरक्षात्मक अंग है तो निश्चित ही इसका निर्माण इपिथीलियम करेगा। और त्वचा का निर्माण कौन इपिथीलियम करता है? सल्की इपिथीलियम करता है। त्वचा का निर्माण किस इपिथीलियम से हुआ है? सल्की इपिथीलियम से हुआ है। पूरा त्वचा इसी इपिथीलियम ऊतक से बना हुआ है। इसके अलावे यह ऊतक कहाँ पाए जाते हैं जानते हैं? आहार नाल, आहार नाल, जिह्वा, आहार नाल, जिह्वा का भी आहार नाल समझते हैं ना? मुंह से लेकर बड़ी आंत तक को, हमारे मुंह से लेकर हमारे बड़ी आंत तक के जो अंग है सब नली आकार के संरचना में जुड़े हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? और उस आहार नाल का लेयर भी कौन इपिथीलियम बनाता है? हमारी जो जीभ है बड़ी मजबूत है, उसका भी ऊपरी लेयर कौन ऊतक बनाया है? लेकिन यह मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? त्वचा का निर्माण करता है। सल्की इपिथीलियम मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? त्वचा का। और ध्यान दीजिएगा सर, इस इपिथीलियम ऊतक में केवल और केवल इस इपिथीलियम ऊतक में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी इपिथीलियम में नहीं है। और वो विशेष गुण क्या है? तो विशेष गुण ये है दोस्तों, सल्की इपिथीलियम की कोशिकाएं एक पर एक चढ़ के कई लेयर बना सकती है, कई लेयर बना सकती है। जैसे कोशिका का एक परत, फिर इसके ऊपर कोशिका का एक परत, फिर इसके ऊपर कोशिका का एक परत, यानी लेयर बनाने का अद्भुत गुण है किस इपिथीलियम में? सल्की इपिथीलियम में लेयर बनाने का। एक के ऊपर एक कोशिका का परत चढ़ के लेयर बनाने का गुण अन्य किसी इपिथीलियम में नहीं है। वो केवल किस में है? सल्की में है। और लेयर बनाने के कारण हमारी त्वचा को जहां अधिक जरूरत है वहां त्वचा मोटी है, और जहां उन्हें पतले होने की जरूरत है वहां क्या है? पतली। मानव के तलवे पर की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होती है। मानव के तलवे पर का त्वचा, पैर के तलवे पर का त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होती है। और आंखों के पलक के ऊपर की त्वचा सबसे पतली होती है। त्वचा हर जगह एक समान रूप से पतला मोटा नहीं है। पूरे शरीर के ऊपरी परत पर जो त्वचा है वो हर जगह एक समान मोटाई की नहीं है। जहां पैर के तलवे की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी है, वहीं आंखों के ऊपरी पलक की त्वचा सबसे ज्यादा पतली है। और ऐसा सिर्फ सल्की इपिथीलियम के, सल्की उपकला के एक के ऊपर एक लेयर चढ़ने के कारण संभव हो पाता है। जहां त्वचा को मोटा होने की आवश्यकता है वहां पर यह इपिथीलियम की कोशिकाएं एक के एक ऊपर परत बनाकर मोटी हो जाती है। और जहां इन्हें पतली होने की जरूरत है वहां यह लेयर पर लेयर नहीं चढ़ाता है, एक ही लेयर में पतले त्वचा का निर्माण करता है। दोस्तों समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सल्की इपिथीलियम समझ गए? दूसरा पर आए,
दूसरा इपिथेलियम है कोलुमनर। कोलुमनर इपिथेलियम, हिंदी में इसे कहते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक। हिंदी नाम है स्तंभाकार। इसका हिंदी नाम है दोस्तों स्तंभाकार, और यह नाम इसके कोशिकाओं के आकार के आधार पर ही पड़ा है। इस उत्तक के जो कोशिकाएं होते हैं वे बड़े बड़े स्तंभों के समान खड़े नजर आते हैं जब माइक्रोस्कोप से इसे देखिएगा। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होते हैं वे खड़े खड़े स्तंभों के समान दिखाई देते हैं, खड़े खड़े स्तंभों के समान दिखाई पड़ते हैं, खड़े खड़े स्तंभों के समान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इस उत्तक का हिंदी नाम क्या पड़ गया है? स्तंभाकार पड़ गया है। ये देखिए ये उत्तक है और यह इसकी कोशिका है दोस्तों, यह इसकी कोशिका है। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक का नाम स्तंभाकार इसलिए पड़ा क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर इस उत्तक की कोशिकाएं, माइक्रोस्कोप से देखने पर इस उत्तक के कोशिकाएं बड़े बड़े स्तंभ के समान खड़े नजर आते हैं। और इस उत्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं, इस उत्तक के कोशिका के अग्रभाग में, इस उत्तक के कोशिका के अग्रभाग में एकदम पतले पतले रेशे के समान संरचना पाई जाती है। पतले पतले रेशों के समान संरचना पाई जाती है और इन पतले पतले रेशों के समान संरचनाओं को कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। इस उत्तक के कोशिकाओं के अग्रभाग में पतले पतले रेशों के समान संरचनाएं पाए जाते जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर, माइक्रोविलाई कहते हैं। जैसे बरस में नहीं होता अग्रभाग में कुच्ची बरस का, वहीं बरस के समान कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का। और यह उत्तक, यह स्तंभाकार उपकला उत्तक ऐसे सभी अंगों में, ऐसे सभी अंगों के भीतरी अस्तर बनाती है जो किसका काम करता है? अवशोषण का काम करता है। जो किसका काम करता है? सेक्रेशन का काम करता है। अवशोषण का काम करता है, सेक्रेशन का काम करता है। जो भी अंग अवशोषण का काम करता है, जो भी अंग सेक्रेशन का काम करता है, उस अंग का भीतरी अस्तर किस इपिथेलियम के द्वारा बनता है? स्तंभाकार। स्तंभाकार। उदाहरण के लिए दोस्तों आप इतना तो जानते होंगे या नहीं जानते, छोटी आंत के बारे में जानते होंगे। छोटी आंत में क्या होता है? तो पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। आप अमाशय का नाम सुने होंगे। अमाशय में एक निकलता है जठर रस। जठर रस का क्या होता है? श्रवण होता है, सेक्रेशन होता है। अमाशय जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम पेट कहते हैं, उस पेट में खास प्रकार के जठर रस बनते हैं जो बनकर सेक्रेट होते हैं। ठीक उसी तरह छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है।
छोटी आंत का भीतरी अस्तर भी किससे बना है? आपसे पूछ देगा छोटी आंत के भीतरी अस्तर किस इपिथीलियम से बना है? अमाशय का भीतरी अस्तर किस इपिथीलियम से बना है? वो सभी अंग जो कुछ ना कुछ अवशोषण का कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ श्रवण का कार्य करते हैं, उसका भीतरी लेयर किससे बना होता है? किससे बना होता है? स्तंभाकार से बना होता है। और यह उत्तक अवशोषण कराने में मदद करता है, यह उत्तक सेक्रेशन कराने में मदद करता है। और यह उत्तक अवशोषण और सेक्रेशन कराने में मदद क्यों कर पाता है? ये इसलिए कर पाता है कि इसके पास एक खास संरचना है। क्या? रसांकुर। इसी के द्वारा ये क्या कर लेता है? इसी के द्वारा यह क्या कर देता है? यानी रसांकुर की उपस्थिति ही स्तंभाकार इपिथीलियम को अवशोषण और सेक्रेशन करने के योग्य बनाता है। रसांकुर या माइक्रोविलाई की उपस्थिति ही स्तंभाकार इपिथीलियम को अवशोषण और सेक्रेशन के योग्य बनाते हैं। जितने भी ग्रंथियां हैं उनमें हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और बनकर क्या होते हैं? सेक्रेट होते हैं। उन ग्रंथियों का भी भीतरी अस्तर किसके द्वारा बना होता है? स्तंभाकार इपिथीलियम का बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? समझे बात को? आए कोई दिक्कत नहीं ना? अब आए तीसरा पर। तीसरा इपिथीलियम याद हो गया। अब आते हैं दोस्तों तीसरा इपिथीलियम। तीसरा इपिथीलियम है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल इपिथीलियम घनाकार उपकला उत्तक। आप इपिथीलियम के नाम हिंदी वाला जो देख रहे हैं उस आधार पर तो आप ये अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि इसका हिंदी नाम कोशिकाओं के आकार पर ही रखा गया है। सल्की का मतलब होता है चपटी। सल्की का मतलब चपटी। सल्की इपिथीलियम उत्तक का कोशिका चपटी था, स्तंभाकार का स्तंभ का समान था। और ये दोस्तों ये है घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक यानी कि इस उत्तक के कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप लेकर देखिएगा तो ये किस प्रकार दिखाई पड़ेगा? घन के समान दिखाई पड़ेगा। किस प्रकार दिखाई पड़ेगा? घन के समान दिखाई पड़ेगा। अब घन का फिगर बनाना जरूरी है। अब जानते हैं मैथमेटिक्स बनाए होगे उसी घन के समान दिखाई पड़ता। क्लियर? तो इस उत्तक का कोशिका घन के समान होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? घनाकार पड़ गया है। घनाकार। और इसका काम है त्वचा के ऊपरी और भीतरी परत पर जितनी ग्रंथियां हैं उसका निर्माण करना। इसका काम क्या है दोस्तों? त्वचा के ऊपरी तथा भीतरी परत में स्थित ग्रंथि का निर्माण करा। ग्रंथि को अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्लैंड। ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रंथि का क्या करना? निर्माण करना। ग्रंथि का क्या करना? त्वचा के ऊपरी तथा भीतरी स्तर पर कई ग्रंथियां हैं। उन सभी ग्रंथियों का निर्माण किस इपिथीलियम के द्वारा होता है? घनाकार इपिथीलियम के द्वारा। यानी ये ग्रंथियां बनाने वाला है। यह उत्तक क्या बनाने वाला है?
ग्रंथियां बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह केवल कौन ग्रंथि बनाती है? त्वचा में जो ग्रंथियां हैं वो ही बनाती है, और कोई ग्रंथि नहीं बनाती है। और ये बात कि त्वचा के ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? ईपी। त्वचा के भीतरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। भीतरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस। इस एपिडर्मिस और डर्मिस में कई ग्रंथियां हैं। उदाहरण के लिए श्वेत ग्रंथि। कौन ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि। इसी ग्रंथि से हम लोगों का पसीना बाहर निकलता है। अंग्रेजी में इसे स्वीट ग्लैंड कहते हैं। पसीना जो निकलता है किस ग्रंथि से? श्वेत ग्रंथि। त्वचा के किस भाग में है? ऊपरी परत में है, अर्थात कौन है? एपिडर्मिस। और त्वचा के भीतरी परत में भी कई सारे ग्रंथियां होते, जैसे सीबम ग्रंथि। कौन ग्रंथि? सीबम ग्रंथि। इस सीबम ग्रंथि से तैलीय पदार्थ निकलते हैं। कैसे पदार्थ? तैलीय पदार्थ, ऑयली सबस्टेंस, जो हमारे त्वचा को नम बनाकर रखते हैं। त्वचा रूखे सूखे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। त्वचा जो नम बने रहते हैं वह इसी ग्रंथि से निकले ऑयली पदार्थ के कारण। हालांकि जब सीबम ग्रंथि से ज्यादा ऑयली पदार्थ निकलने लगता है तो बालों में रूसी की समस्या जन्म लेती है दोस्तों। तो ये सब जो ग्रंथि है, ऊपरी परत में श्वेत ग्रंथि, निचली परत में सीबम ग्रंथि, इन ग्रंथियों का निर्माण कौन एपिथेलियम करता है? घनाकार एपिथेलियम करता है। ग्रंथियां बनाने वाला एपिथेलियम कौन है? घनाकार है। और ये ग्रंथि भी काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रंथि आपके नोट में दिया हुआ है, एक बार उस पे नजर दौड़ाइए। और जितने ग्रंथि आपके नोट में दिया है सभी वो ग्रंथियां त्वचा के ऊपरी भीतरी परत में है, और सबका निर्माण घनाकार उपकला उत्तक के द्वारा हुआ है। देख लिए? याद हो गया ना? पूछ देगा कौन में कौन ग्रंथि आए? कौन में कौन ग्रंथि? सेरुमिनस ग्रंथि। पूछ देगा सेरुमिनस ग्रंथि कौन उत्तक बनाता है? त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र के लिए जेनेटिक्स वाला चैप्टर आ रहा है, वैसे 23 जोड़े होते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सेल में नहीं पढ़ाए हैं? सेल चैप्टर में डिफ्यूजन का पूरा एक क्लास लिए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और आ रहा है डिफ्यूजन कौन एपिथेलियम कराता है? सल्की। बताना भूल गए थे। सल्की एपिथेलियम जो है वो विसरण कराने में मदद करता है अंगों को, अवशोषण सेक्रेशन कराने में स्तंभाकार, और ये करता है ग्रंथि बनाने का कार्य। ग्रंथि बनाने का कार्य क्लियर हो गया? तो त्वचा के ऊपरी परत अर्थात एपिडर्मिस एवं भीतरी परत यानी डर्मिस में कई ग्रंथियां मौजूद है,
और उन सभी ग्रंथियों को बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? घनाकार इपिथीलियम करता है। कौन करता है? घनाकार इपिथीलियम। आइए चौथा इपिथीलियम, सिलिएटेड। सिलिएटेड इपिथीलियम, सिलिएटेड इपिथीलियम यानी पक्षाम्भी उपकला उत्तक। पक्षाम्भी उपकला उत्तक। इसमें सबसे पहले आप समझिए कि यह वास्तव में यह उत्तक वास्तव में स्तंभाकार, और इसको इंग्लिश में कुलुमनर, वास्तव में स्तंभाकार उपकला उत्तक ही है। पक्षाम्भी उपकला जो है, वास्तविकता यह है कि ये कौन उत्तक है? स्तंभाकार ही है। सिलिएटेड इपिथीलियम वास्तव में कुलुमनर इपिथीलियम ही है, लेकिन थोड़ी सी संरचना अलग होने के कारण एक अलग नाम दे दिया गया है। क्या? पक्षाम्भी। जिस तरह इस उत्तक की कोशिकाएं होती है, ठीक उसी तरह इस उत्तक की भी कोशिकाएं होती है, लेकिन हल्का सा संरचना अलग होने के कारण कुछ स्तंभाकार को एक अलग नाम दिया गया है, और वो है पक्षाम्भी। यानी इस उत्तक के कोशिका भी, इस उत्तक के कोशिका भी, इस उत्तक के कोशिका भी बड़े बड़े स्तंभों के समान ही होते हैं। बड़े बड़े स्तंभों के समान ही होते हैं। बड़े बड़े स्तंभों के समान होते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, जिस तरह किसका होता है? जिस तरह किसका होता है? स्तंभाकार का होता है। लेकिन इस उत्तक में, इस उत्तक के शीर्ष भाग पर रेशों की समान संरचना पाई जाती है। इस उत्तक के शीर्ष भाग पर रेशों की समान संरचना पाई जाती है। शीर्ष भाग पर रेशों के समान संरचना पाई जाती है, जिसे माइक्रोविलाई न कहकर, जिसे माइक्रोविलाई न कहकर क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। यानी वो जो स्तंभाकार पड़े थे उसमें माइक्रोविलाई था कोशिका के भीतर में, लेकिन कुछ स्तंभाकार में माइक्रोविलाई ना होकर क्या होते हैं? और सीलिया वाले स्तंभाकार को क्या नाम दिया गया है? पक्षाम्भी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पक्षाम्भी उत्तक वास्तव में स्तंभाकार ही है, बस इसकी ये संरचना भिन्न होने के कारण कुछ स्तंभाकार को अलग नाम दिया गया है पक्षाम्भी। अब पक्षाम्भी मतलब क्या? तो ये जो पक्षाम्भी उपकला उत्तक है, इस उत्तक के अग्रभाग में छोटे छोटे रेशे के समान, सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे रेशे के समान संरचना पाई।